हेलो एवरीवन, आज है 11 नवंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 11 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि शीतल देवी जो कि आर्चरी से रिलेटेड है, जो कि सक्षम अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट बन गई है। फॉक्स नेशन के द्वारा अभी हाल ही में पेट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है मेलानिया ट्रंप को। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल नए रायपुर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत का पहला पूरी तरीके से डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आंध्र प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी भूतापी ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई और अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और देश के अनुसंधान नवाचार तंत्र के बीच संबंध मजबूत करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली वैभव पहल की शुरुआत करी है। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की, इसकी 150वीं वर्षगांठ रिसेंटली 7 नवंबर को मनाई गई है। भारत ने भी हाल ही में इजराइल के साथ 150 करोड़ रुपए की रक्षा तकनीकी साझेदारी की है। भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना पीरियड लीव देने वाला, यानी कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में ही ये मंजूरी इसने दे दी है। अमेरिका ने रिसेंटली मिनटमैन 3 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में देख रखे थे। अब से 3 दिन पहले आप लोगों के लिए जो करंट अफेयर का क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है, जो कि आपके सभी एग्जाम को टारगेट करता है, 249 जिसका प्राइस है। अब देखिए, आप लोगों को डाउट है कि इसकी क्लासेस कब से शुरू होंगी। 14 या 15 और नवंबर से इसकी क्लासेस कंटिन्यू शुरू कर दी जाएंगी। एक डेमो वीडियो आज या कल में इसका डाल दिया जाएगा, या तो अक्टूबर मंथली का या तो फिर इसमें सितंबर मंथली का, यानी कि 1 महीने का करंट अफेयर इसमें एज अ डेमो अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, किस राज्य में राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन चलाया गया? आंसर इसका हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। तो डीआरआई ने ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन के माध्यम से गुजरात के वलसाड जिले में एक गुप्त फैक्ट्री पर छापा मार करके एक बड़ी सफलता हासिल करी है। ये जो ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये डीआरआई यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा चलाया गया एक एंटी नार्कोटिक्स कैंपेन है, जिसका पर्पस है कि गुप्त रूप से चल रही उन फैक्ट्रियों का पता लगाना जो कि साइकोट्रोपिक पदार्थों का निर्माण करती है, जो कि इलीगल भी है। यहाँ से यदि हम बात करें गुजरात के बारे में, राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात अब भारत का प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में नंबर 1 राज्य बना। क्रूज भारत मिशन में शामिल हुआ। देश की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री जो है ये गुजरात के धोलेरा में बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला ये जो 9000 HP इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन है गुजरात के ही दाहोद में किया। 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश गुजरात बना। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का ये जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 था, इसमें गुजरात का सूरत टॉप पर है, लेकिन 2025 वाले में इंदौर टॉप पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जामनगर में बना रही है। और गुजरात सरकार ने कच्छ जिले में जो मैंग्रोव गुंडरे स्थल है, इसे राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया। जी सफल योजना की शुरुआत की गई। माधवपुर मेला यहाँ आयोजित किया गया और 16वीं जनगणना जो थी गुजरात वन विभाग द्वारा जारी की गई, इसमें एशियाई शेरों की जो संख्या है, इसकी आबादी इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस का यदि हम रिवीजन करें, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ये एक नक्सल विरोधी अभियान है जो कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर ये भारत ने चलाया पाकिस्तान पर। ऑपरेशन ब्रह्मा ये म्यांमार को हेल्प करने के लिए भारत के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। ऑपरेशन केलर नादेर जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन शिवा अमरनाथ में। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ये भी हमने डिस्कशन किया। ऑपरेशन ओलिविया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ओडिशा के तटों पर चलाया गया था, ये ओलिव रिले कछुओं के संरक्षण के लिए। ऑपरेशन वेब स्पाइडर यूक्रेन से आप रिलेट करेंगे। ऑपरेशन सिक्योर ये इंटरपोल का, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का साइबर अपराध से निपटने के लिए। ऑपरेशन राइजिंग लाइन ये चलाया इजराइल ने ईरान पर, और ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस चलाया इजराइल पर। ऑपरेशन सिंधु ये इजराइल ईरान युद्ध के कारण ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन है भारत के साइड से। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ईरान के खिलाफ चलाया, किसने? अमेरिका ने। ऑपरेशन बसायर अल फतह ये ईरान ने चलाया अमेरिका पर, लेकिन ये कतर में चलाया गया था। ऑपरेशन महादेव ये भी एक
आतंकवाद विरोधी अभियान है, ऑपरेशन अलर्ट राजस्थान मेघालय की बॉर्डर पर, और ऑपरेशन फाल्कन की शुरुआत असम में गैंडों के अवैध शिकार के लिए की गई थी। सवाल नंबर दूसरा है, कौन सा देश है जो कि यूनाइटेड नेशंस वाटर कॉन्फ्रेंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना? तो आंसर इसका हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो बांग्लादेश ये दक्षिण एशिया का ऐसा पहला देश बना जिसने कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन को अपनाया है। ये सम्मेलन 1992 में हेलेंस्की में अपनाया गया। हेलेंस्की जो कि फिनलैंड की कैपिटल है, और 1996 में लागू हो गया। 2016 के बाद ये सभी यूनाइटेड नेशंस सदस्यों के लिए, जो सदस्य देश है, इनके लिए खुल गया। ये संधि साझा जल संसाधनों के सतत प्रबंधन यानी कि इसके सस्टेनेबल मैनेजमेंट, शांति और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को बढ़ावा देती है। यहां से यदि मैं बात करूं बांग्लादेश के बारे में, तो भारत का पड़ोसी है। इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ 1971 में, इसके बाद एक नए राष्ट्र का उदय हुआ जिसे आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इसकी कैपिटल ढाका, करेंसी टका। यहाँ की जो राष्ट्रपति है ये शहाबुद्दीन हो जाएंगे, मोहम्मद शहाबुद्दीन। अब इसके बारे में कुछ स्टैटिक इफेक्ट यदि हम देखें तो इसका ऑफिशियल जो नेम है ये है पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। यहाँ पर 98% से अधिक लोग बंगाली भाषा बोलते हैं जो कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। इसके अलावा बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमर सोनार बांग्ला, ये लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। सुंदरवन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है, इसका 40% हिस्सा भारत में है, 60% हिस्सा इसका बांग्लादेश में हो जाएगा। और बांग्लादेश ये कॉक्स बाजार बीच यहाँ पर है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बीच है। बांग्लादेश के जो विकेट कीपर बल्लेबाज थे मुशफिकुर रहीम ने ओडीआई से संन्यास लिया। अप्रैल 2025 में अगले 2 वर्षों के लिए बांग्लादेश को बिम्स्टेक की अध्यक्षता सौंप दी गई है। बांग्लादेश हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54 मेंबर कंट्री बना। भारत ने इसी कंट्री के साथ ट्रांसशिपमेंट सुविधा जो थी इसे रद्द कर दी है। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो नेपाल में भी हाल ही में जेनजी ने जो तख्ता पलट किया, यहाँ जो प्रोटेस्ट हुआ था, इसके बाद यहाँ की जो नई प्रधानमंत्री बनी है भारतीय मूल की सुशीला कर्की बनी है। रिसेंटली करंट अफेयर में हमने देखा जनरेशनल यानी कि पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश जो है ये मालदीव बना है। भूटान से आप ये रिलेट कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो प्रतियोगी स्विमिंग पूल है ये भूटान में ही खोला गया है। समुद्र तल से यदि हम देखें तो 8,200 फीट की ऊंचाई पर ये हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा है, किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे। तो ये नवंबर महीने की 11 तारीख को मनाया जाता है। और ये जो दिन है ये भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे ना मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी, इनकी जयंती के मौके पर मनाया जाता है। इसकी जो स्थापना है यानी कि शुरुआत तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 11 सितंबर 2008 को की गई थी। यहाँ से यदि नवंबर महीने के इंपॉर्टेंट डेज पर नजर डालें तो 1 नवंबर वर्ल्ड विजन डे, 5 नवंबर वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, और 5 नवंबर को ही गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती मनाई गई जो कि सिखों के पहले गुरु थे। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस यानी कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को मनाया गया है। सवाल चौथा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर इसका हो जाएगा हेरिटेज फूड्स लिमिटेड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए कई कंपनियों को गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, जिसमें कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो हेरिटेज फूड्स लिमिटेड और सीएल एनर्जी इंडिया लिमिटेड प्रमुख हो जाएंगे। और इन पुरस्कारों को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा प्रदान किया गया है। यहाँ से यदि मैं बात करूं अमूल की, तो अभी हमने रिसेंटली देखा है कि दुनिया की शीर्ष सहकारी संस्थाओं में जो टॉप पर है इसमें अमूल और इफ्को को टॉप पर रखा गया था। एसबीआई ये भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। और बीईएल की यदि बात की जाए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, रिसेंटली करंट अफेयर में हमने देखा है कि भारतीय सेना ने अभी हाल ही में इसी बीईएल के द्वारा डिजाइन किया गया जो स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है एसडीआर, इसका पहला बैच खरीदा है। सवाल पांचवा है, किसे ह्यूरन इंडिया परोपकारी सूची 2025 के अनुसार सबसे उदार दानदाता के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा शिव नाडार और उनका परिवार। तो ह्यूरन इंडिया परोपकारी लिस्ट 2025 के अनुसार शिव नाडार और उनकी जो फैमिली है सबसे बड़े दानदाता या उदार दानदाता के रूप में चुने गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जो गया है इसमें देखा गया कि
708 करोड़ रुपए का इन्होंने डोनेशन दिया है, दान दिया है। हर दिन का एवरेज यदि हम निकालें तो प्रतिदिन 7.4 करोड़ रुपए का इन्होंने दान दिया है। कुल राशि कितनी है? 2708 करोड़। एवरेज पर डे के हिसाब से निकाले तो ये 7.4 करोड़ रुपीस है। ये SCL यानी कि हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड के संस्थापक हैं और इन्हीं की बेटी है रोशनी नाडार, जो कि प्रेजेंट टाइम में SCL की चेयरमैन हो जाएंगी। सवाल छठवां है, हाल ही में भारत के 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने? इसी हफ्ते मैंने आप लोगों को भारत के 90 नंबर के ग्रैंड मास्टर के बारे में बताया था कि तमिलनाडु के इलियम परथी आर देश के 90 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने। और अब आप देखिए कि तमिलनाडु के ही जो राहुल VS है, ये देश के 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इन्होंने फिलीपींस में ओजामी सिटी में चल रही जो 6वीं आसियान इंडिविजुअल चैंपियनशिप थी, इसमें एक राउंड पहले ही ये खिताब अपने नाम कर लिया है। तो यहां से सीक्वेंस यदि हम देखें तो 89 नंबर की ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्ण और 88 नंबर की ग्रैंड मास्टर इसमें दिव्या देशमुख हो जाएंगी। ये वही दिव्या देशमुख है जो कि देश की पहली महिला शतरंज वर्ल्ड चैंपियन भी बनी है। ग्रैंड मास्टर है क्या? तो देखिए, ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक उपाधि है। तो वर्ल्ड चैंपियन के अलावा ग्रैंड मास्टर एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा प्राप्त की जाने वाली सर्वोच्च उपाधि आप कह सकते हैं। और ग्रैंड मास्टर बनते कैसे हैं? तो ग्रैंड मास्टर बनने के लिए किसी भी चेस प्लेयर को 2 जरूरी शर्तें पूरी करनी होती है। पहली तो ये कि उसकी जो रेटिंग है ये 2500 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी ये कि उसे अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में 3 बार ग्रैंड मास्टर स्तर का, या जिसे नॉर्म कहा जाता है, इस लेवल का परफॉर्मेंस देना होता है। देश के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे और इन्हीं के नाम पर अभी हाल ही में फाइड शतरंज ट्रॉफी का नाम बदला गया है। 1988 में इन्होंने खिताब जीता, 5 बार के विश्व चैंपियन है ये। अगला सवाल है, भारत की पहली घरेलू CAR टी सेल थेरेपी का नाम क्या है, जिसे रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए लॉन्च किया गया? आंसर इसका हो जाएगा नेक्सकार 19। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो नाम नेक्सकार है, NEX कार CAR। तो यहाँ पर CAR जैसे थेरेपी लिखी हुई है ना, CAR टी सेल थेरेपी, तो यहाँ CAR की फुल फॉर्म बनती है सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। ये टी सेल थेरेपी है जिसमें मरीज की अपनी जो टी सेल्स होती हैं, जो टी कोशिकाएं होती हैं, इन्हें जेनेटिक रूप से संशोधित किया जा सकता है ताकि वह कैंसर कोशिकाओं को पहचान कर नष्ट कर सके। विशेष रूप से B सेल ब्लड कैंसर जैसे कि ल्यूकेमिया, लिम्फोमा के लिए बनाई गई है और ये उन मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकती है जिन्हें पारंपरिक इलाज जैसे कि जो कीमोथेरेपी होती है कैंसर में, या रेडिएशन जिन पर प्रभावी नहीं होता, उनके लिए हेल्पफुल होगी। और चर्चे में इसलिए आए क्योंकि रिसेंटली नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत की पहली स्वदेशी ये CAR टी सेल थेरेपी का शुभारंभ कर दिया गया है। और ये जो इनोवेशन है, ये जो नवाचार है, ये कैंसर उपचार में, कैंसर के ट्रीटमेंट में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में भारत का एक निर्णायक कदम हो सकता है। अगला सवाल है, जेम्स वॉटसन को 1962 में किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनका भी हाल ही में 97 की उम्र में निधन हुआ? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DNA। तो DNA खोजकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वॉटसन का रिसेंटली 97 की उम्र में निधन हुआ। जेम्स वॉटसन ने 1953 में ब्रिटिश वैज्ञानिक फ्रांसिस किक के साथ मिलकर के DNA की जो डबल हेलिंग संरचना थी, इसकी पहचान करी थी, जो कि 20वीं सदी की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोजों में से एक है। और इसी की खोज के बाद से चिकित्सा, अपराध जांच, जीनोलॉजी और नैतिकता के क्षेत्र में नई क्रांति आई थी। तो रिसेंटली अभी इनका निधन हुआ है। सवाल नंबर 9 है, किस राज्य से पापुआ न्यू गिनी को फोर्टिफाइड चावल कर्नेल का पहला एक्सपोर्ट किया गया है? आंसर इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए। तो भी हाल ही में अपेडा के माध्यम से छत्तीसगढ़ से पापुआ न्यू गिनी ये ऑस्ट्रेलिया के पास एक छोटी सी कंट्री है पैसिफिक ओशन में, तो यहां 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल इसका एक्सपोर्ट किया गया है। अब ये फोर्टिफाइड चावल होता क्या है? देखिए, ये नॉर्मल चावल नहीं होता, बल्कि इसमें जो जरूरी या आप कह सकते हैं आवश्यक जो माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व जिसे आप कह सकते हैं, इससे समृद्ध किया जाता है, जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 से समृद्ध होता है। एक्सपोर्ट किया गया है पापुआ न्यू गिनी को, जहां सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है, 800 से अधिक लैंग्वेजेस। छत्तीसगढ़ के बारे में यदि हम देखें, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमन डेका है।
1 नवंबर को रिसेंटली अपना स्थापना दिवस इसने मनाया है। 33 इसमें जिले हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ करके छत्तीसगढ़ की रामनामी जनजाति के सदस्यों को अपने पारंपरिक जो मोर पंख वाले मुकुट थे इससे अलंकृत किया था। और बालोद ये भारत का ऑफिशियली रूप से पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना, तो ये आप छत्तीसगढ़ से ही रिलेट करेंगे। सवाल 10वां है, विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? आंसर इसका हो जाएगा श्री श्री रविशंकर। इन्हें बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी के द्वारा सम्मानित किया गया। क्यों किया गया है? तो उन्हें मानवतावादी सेवा, सुलह और शांति की स्थापना में इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की स्थापना 2015 में की गई थी। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ये श्री श्री रविशंकर द्वारा ही स्थापित एक स्वयंसेवी शैक्षिक और गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ है। कुछ समय पहले इन्हीं श्री श्री रविशंकर को फिजी ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया था। यहाँ से रिसेंट के जो 8-10 अवार्ड हैं, इसका यदि हम डिस्कशन करें तो पैट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड मेलेनिया ट्रंप को मिला, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ हैं। कृषि मीडिया सम्मान 2025 अमसी प्रसन्न कुमार को। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार आंध्र प्रदेश टूरिज्म को मिला है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार सुनील अमृत को। सखारो पुरस्कार बेलारूस के आंद्रेस पोजोबुत और जॉर्जिया के मिजमी अमाग्लोबेली को। विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंत विष्णु नर्लिकर को। उर्सुला के डे लिन क्वीन फिक्शन अवार्ड वज्र चंद्रशेखर को। और टॉप अग्री फूड पायनियर अवार्ड से मशहूर शेफ संजीव कपूर सम्मानित किए गए। मैंने कल आपसे पूछा था फाइड चेस वर्ल्ड कप ट्रॉफी का नाम बदल करके क्या किया गया है? विश्वनाथन आनंद कप इसका नाम था। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, IUCN द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल में अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान कौन बना है? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।